सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुल्क के वस्ती और बालाई इलाकों में तूफानी बारिशों का दूसरा स्पेल जारी है, जिसकी शिद्दत पहले से भी ज्यादा है। चिलास में क्लाउड बर्स्ट से टूरिस्ट की 10 से ज्यादा गाड़ियां बह गईं। मुतादिद टूरिस्ट लापता है। राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार है। मानसून के आगाज से अब तक मुल्क भर में जहां बहाक होने वालों की तादाद 235 से तजावुज कर चुकी है। कीमती इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। पौश इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, ये सब माहौलियाती तब्दीलियों के असरात हैं, जिससे मुल्क के हाल और मुस्तकबिल को शदीद खतरात लाहक है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मिसाली ताउन देखने को मिला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और KP असम्बली के अपोजिशन लीडर्स ने तयशुदा फॉर्मूले पर अमल दरामद की, खुद निगरानी की। क्या ऐसा मिसाली ताउन और फोकस माहौलियाती तब्दीली जैसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के खिलाफ भी हो सकता है, जिसके नतीजे में मुल्क गिर सतह पर माहौलियाती असरात के खिलाफ मजबूत कौमी रिस्पॉन्स पर अमल दरामद मुमकिन हो सके। अब अगर सियासत की बात करें तो सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन के साथ ताउन के बाद PTI में भी सवालात खड़े हो गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर मिर्ज़ा आफरीदी को माफ़ कर दिया गया है तो फिर फवाद चौधरी और असद उमर को माफ़ी क्यों नहीं मिल सकती? क्या PTI की सियासत में कोई तब्दीली होने जा रही है? एक ऐसी तब्दीली जो 9 मई के बाद पार्टी से दूर होने वाले रहनुमाओं को करीब लाए और सियासी मुखालफिन के लिए बर्दाश्त का हौसला पैदा करे। देखना यह भी है कि सेनेट इलेक्शन ताउन के रियासत और PTI के ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब होंगे। क्या इमरान खान को अडियाला से इस्लामाबाद बनने वाली नई जेल में मुंतकिल किया जा सकता है, या हालात जूं के त्यों रहेंगे? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कमर जमान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तहरीक इंसाफ मेरे मुंह से निकलने वाला था क्योंकि इनको ऑफर करती रही है तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शौकत यूसुफजई साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आबिद शेर अली रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, सीनियर रहनुमा हैं तीनों, और पार्टी के स्टॉलवर्ड्स हैं, पार्टी के साथ के लॉयलिस्ट हैं, मुश्किल वक्तों में पार्टी के साथ खड़े रहने वाले ये तीनों रहनुमा हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आई विल स्टार्ट विद यू कायरा साहब, विद माय अदर गेस्ट परमिशन। कायरा साहब, अगर सेनेट इलेक्शन पर तमाम जमातें एक फार्मूले पर इकट्ठी हो सकती हैं तो माहौलियाती तब्दीली जैसे बका के मसले पर कौमी इत्तेफाक राय क्यों नहीं हो सकता? जो सैलाबों, हीट वेव्स, ड्राउट की शक्ल में हम करोड़ों लोगों के लिए एक बराह रास्त थ्रेट देख रहे हैं, इनमें क्या रुकावट है? रियलाइजेशन नहीं है या प्रायोरिटी नहीं है? एक और पॉलिटिकल मैटर्स पे भी इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? अगर सीट एडजस्टमेंट्स इलेक्शंस में हो सकती हैं, सीटें बचाई जा सकती हैं, तो योर टेक ऑन। आदिल साहब, दो बातें हैं इसमें। पहली गुजारिश तो यह है कि हम बहुत अरसे से सियासत के जिस माहौल का शिकार रहे हैं, हमारे यहाँ सियासत उन असूलों पे इस्तवार नहीं हो सकी हमसे, और आज भी हमें बहुत सारे सियासी चैलेंजेस हैं। हमारी सियासी तरबियत जिस तरह होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह प्रॉपरली नहीं हो पाई। नतीजतन क्या हुआ कि हमारे यहाँ राइवलरी बन गई, एक दूसरे के साथ सियासी मुखालफत यानी इख्तलाफ राय दुश्मनी का रंग इख्तियार कर गया, और ये रंग मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा क्या कहते हैं सर चढ़ के बोलता रहा, और बहुत ज़्यादा इस पर तलखी रही। फिर वक्त के पेड़ों ने हमें सिखाया और हमें सियासत का वो असूल सीखना मजबूरी में पड़ा। हमारे यहाँ होता यह है कि हम सियासी दुश्मनी का शिकार हो गए, और वक्त के साथ साथ हमें इस बात की समझ आई कि इसके बगैर गुजारा नहीं है कि आप डायलॉग करें। और वो जमातें जो एक दूसरे की शक्ल देखने के को तैयार नहीं थी, एक वक्त आया कि अल्टीमेटली वो जमातें इकट्ठी बैठी, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, बीबी शहीद ने ये आइडिया दिया, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उसको रिस्पॉन्ड किया, सारी जमातें इस पर मुत्तफिक हुई और हम एक सियासी सफ़र में आगे बढ़े। अनफॉर्चुनेटली वो सफ़र फिर वापसी की तरफ शुरू हो गया। कुछ अरसे के बाद ही ये बदकिस्मती का सफ़र जो था ये शुरू हुआ और हम वापस आ गए इन्हीं रवैयों की तरफ। अब फिर दोबारा जो PTI के आने के बाद ये तलखी और बढ़ गई।
ये नहीं है कि पीटीआई इसकी बानी है, लेकिन इसमें तलखी और बढ़ गई। तो साहब, आपके ख्याल में अगर हम जो सेनेट में देख रहे हैं जो कुछ हुआ है केपीके के अंदर, क्या प्राइम मिनिस्टर जो है वो दोबारा से कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं इस पॉलिटिकल टर्मोइल से निकालने के लिए? और क्या ये जो हमारे सामने देखिए अभी हम ये देख रहे हैं, जो आपने खुद हम सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखा है कि पिछले कुछ अरसे से क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, ये जो इश्यूज़ हो रहे हैं, ये तो सियासत से, बल्कि बैनुल-अक़वामी सियासत से भी बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है कि जहाँ पर अनआइडेंटिफाइड एनिमी आपके सामने खड़ा है। तो इन चैलेंजेस को समझने के लिए क्या हम सियासी सीज फायर थोड़े अरसे के लिए कर सकते हैं और कोई रास्ता निकल सकते हैं इस तरह सेनेट में एक दूसरे को एडजस्ट किया? देखें, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह कायरा साहब अभी बात कर रहे थे, अपनी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया गया, इमरान खान साहब ने भी वो चार्टर पर दस्तखत किए थे, वो भी मीटिंग में शामिल रहे। एक देखिए, सियासत में इख्तलाफात होते रहते हैं, ये बदतमीजी का कल्चर, एक दूसरे को गालम गलोच देना, फैमिलीज को टारगेट करना, फैमिलीज को गाली देना, ये हमने कभी आज तक सियासत में नहीं देखा। पीपल्स पार्टी के साथ भी हमारे सियासी इख्तलाफात रहे हैं, बहुत अरूज पे रहे हैं। कभी तहजीब, चादर और चार दीवारी की हद से पार नहीं किया, कभी एक दूसरे की फैमिली को रेस्टोरेंट के अंदर टारगेट नहीं किया गया, कभी हमारे कायदीन ने इस चीज को प्रमोट नहीं किया कि आप किसी मुखालिफ की बेटी को, बहन को, फैमिली को टारगेट करें, उनको बाहर जाते सड़क पे गाली। ये पॉलिटिक्स हमें किसी मुअज़्ज़म मुआशरे में नहीं सिखाती, पर अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर प्रमोट चढ़ा पाकिस्तान में, और हमारी जो यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने इसको बैकअप किया। तो ये चीजें फिर नफरत में बदलती गई, और नफरत की सियासत, गालिम गलोच की सियासत पिछले चंद सालों में ये परवान चढ़ी गई। सोशल मीडिया हो, टीवी टॉक शो हो, तो ये चीज फिर बढ़ती गई। मैं समझता हूँ कि सियासत में सियासतदान बैठ के हल निकाल सकते हैं। अगर आप अपने हाथ पांव काट कर हवाले कर देंगे तो फिर तो कोई भी परवान नहीं चढ़ेगी पॉलिटिकल पार्टी, कोई सियासी पार्टी आइंदा आने वाले सालों में, सदियों में हम पाकिस्तान के लिए फिर क्या छोड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने बारहा मरतबा कोशिश की, अभी भी उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पीटीआई को कहा गया है, बैठे हाउस में मिल बैठ कर देखें, इलेक्शन के लिए रिफॉर्म्स करें। आपके गिले शिकवे होंगे, तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, वो होते हैं, हमारे भी थे। जब 2018 के इलेक्शन में क्या नहीं हुआ हमारे साथ, लेकिन जब इलेक्शन हो गया, शहबाज शरीफ साहब ने कहा ऑन द फ्लोर, आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाए, आए आगे बढ़े। तो इमरान खान साहब उस वक्त वजीर आजम थे, ताकतवर वजीर आजम थे, सब डिपार्टमेंट उनके साथ थे, कोई चीज उनके बगैर हिलती नहीं थी, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो अदारे हो, वो एक पे थे सारे। तो उनको चाहिए था कि अपनी अना को एक साइड पर रखकर पाकिस्तान, ठीक है पॉलिटिकल चीजें चलती चलाएं, उनको हमने नहीं उनको रोका, लेकिन आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू कर दी, मुकदमात में घसीट दिया, फैमिलियों के चादर और चार दीवारी को पमाल किया, मरियम नवाज के कमरे तक को तोड़ा, यहाँ तक ये चीजें गई हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, वो रास्ता निकालते हैं। अगर आप सारे रास्ते बंद कर देंगे, कोई ना कोई बारी आती है, फिर अपनी बारी, तो ये इसी तरह हम तलबते रहेंगे, तो ये फिर नुकसान सबका होगा। तो मेरा ख्याल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक एजेंडा, एक चार्टर सेट करना चाहिए, इकोनॉमी का चार्टर सेट करना चाहिए। जो माहौलियात की आलूदगी जो आप बात कर रहे हैं, वो है हमारे ऊपर दुश्मनों ने वार किए हैं, तो हमें अपने आप को। तो चौधरी साहब, मुझे ये बताएं, क्या प्राइम मिनिस्टर फेडरल लेवल पर इसका कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं कि ये जो इस वक्त डिजास्टर्स का हमें सामना है पूरी दुनिया को है क्लाइमेट चेंज की वजह से, कि एक कोई नेशनल पॉलिसी बनाने के लिए फिर तमाम जमातों को, सूबों को एक नेशनल रिस्पांस दे सकें, उसके लिए आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए और क्या लेना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर इसके लिए रेडी हैं और उन्होंने हमेशा पॉजिटिव स्टेप दिया है। बिल्कुल क्लाइमेट चेंज के लिए ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, और ये
फ्यूचर है इस पर हमारा सब। तो आपने बड़ी अच्छी सजेशन की है कि तमाम सूबाई हुकूमतों को मिलकर, वफाक को मिलकर, तमाम पॉलिटिकल पार्टी क्रॉस द बोर्ड मिल बैठकर पाकिस्तान के लिए एजेंडा सेट करना चाहिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए करना चाहिए। तो एक हमें रूल सेट करने चाहिए गेम के कि कैसे क्या करना है। तो ये वरना फिर हम इसी तरह एक दूसरे के गद्दे दायरों का सफर जारी रहेगा। ये सर्कल, तो ये फिर लोग इसका मैसेज लोगों पर अच्छा नहीं जाए। मैसेज शौकत यूसुफजई साहब, ये जो देखें आपका ताल्लुक केपी से है, केपी में हम या ओवरऑल पाकिस्तान में जो देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के इशूज़, लेकिन आप देखें टूरिज़्म किस तरह इफेक्ट हुआ, ये जो अभी स्कर्दू से ख़बरें आ रही हैं या फिर जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो और वाक़यात हम देख रहे हैं, प्लस केपी में और स्वात में कई एरियाज़ में ये जो अनआइडेंटिफाइड एनिमी है, मैं तो इसको अनआइडेंटिफाइड एनिमी कह रहा हूँ, जो इस वक्त डिज़ास्टर की सूरत में, यानी कोई घर से गाड़ी निकल रही है, अभी हम देख रहे हैं आज पिंडी में वो एक बाप बेटी वो हैं, वो रेले में बह गए घर से, फिर गाड़ी बाहर निकलते के साथ ही कई वाक़यात देखे हमें, देखे पिछले दिनों 10, 12, 15, 18 अफराद एक साथ रेले। सो ये जो चैलेंज है ये बहुत बड़ा है। मैं चौधरी आबिद शेर अली साहब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इसकी सपोर्ट करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर कर भी रहे, लेकिन उन्हें करना मजीद चाहिए कि कोई कौमी इनिशिएटिव लें। मैं पहले काफ़ी दिनों से ये बात कर रहा हूँ, बल्कि इन वाक़यात के होने से पहले, क्योंकि मैं इस इशू को बड़ा संजीदा लेता हूँ क्लाइमेट चेंज के ऊपर। मैं ये बात कह रहा हूँ कि क्या हम ये ना करें कि सूबे फॉर द टाइम बीइंग, हम जो हमारी पॉलिटिक्स है ये साइड बाय साइड चलती रहे, लेकिन प्लान करें कि अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज करके इस डिज़ास्टर्स में सूबे एक दूसरे की मदद कर रहे हों, वफाक की मदद कर रहे हो, और वफाक वो रिसोर्सेज मूव करके एक सूबे से दूसरे सूबे ले जाकर मदद कर रहा हो अगर कहीं पर थ्रेट अलर्ट आता है। तो इसमें क्या आप लोग इस तावन करेंगे वफाकी हुकूमत के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेहमानों ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन ये बातों की हद तक नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल नज़र आना चाहिए। देखिए, इसके लिए एक एनवायरनमेंट होता है, वो एनवायरनमेंट तो नज़र नहीं आ रहा है ना। आप देखें, अगर आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की है, आपने दोनों पार्टियां जो एक दूसरे को गालियां देती थी, इन्होंने कहा कि कोई ऐसा वाक़या पहले नहीं होता था। हमने देखा कि नसरुल भुट्टो के ख़िलाफ़ कैंपेन चली, बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ कैंपेन चली, अच्छा हुआ फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई, दोनों मिल बैठ गए। लेकिन वो दोनों मिल बैठ गए डेमोक्रेसी के लिए नहीं, स्टैब्लिशमेंट को मजबूत करने के लिए। आज स्टैब्लिशमेंट मजबूत हो रहा है ना इन दोनों की वजह से। तो बहरहाल देखें, जो आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, देखिए उस सब सारी दुनिया में ये इस तरह होता है कि पहले से उसकी रोकथाम के लिए हुकूमतें बाकायदा प्लान करती है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि स्वात के अंदर जो वाक़या हुआ, तो बजाय इसके इंडिया में वहाँ पहुँच जाता और वफाकी हुकूमत के इदारे वहाँ पहुँच जाते, उन्होंने एक कैंपेन शुरू की सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़। उसके फ़ौरन बाद फिर आप देखें कराची में वाक़या हुआ, 100 बंदे मर गए, एक बिल्डिंग गिर गई। इसी तरह 20 बच्चे वहाँ पंजाब के अंदर मर गए बेचारे ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो ये इश्यूज़ तो हैं इस मुल्क के अंदर, लेकिन इश्यूज़ को हल करने के लिए आपने इस मुल्क के लिए इन्वायरमेंट देना है। आप एक तरफ बात करते हैं कि आए हमारे साथ मिलकर बैठ कर बात करें, दूसरी तरफ आप छापे मार रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को गैर ज़रूरी सज़ाएँ दे रहे हैं, लोगों को आप जेलों में डाल रहे हैं और ज़्यादती कर रहे हैं। एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए आप हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आए हमारे साथ बैठें। तो ये जो तरीका है ना, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, सियासी अप्रोच नहीं है। सियासी अप्रोच हो तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इस मुल्क के अंदर। देखिए, अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल ये कोई बड़ी बात नहीं होती, आप अपनी बारी का इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक तरफ हुकूमत भी करें, साथ दूसरों को भी मुलायम भी करें, उन पर ज़्यादतियाँ भी करें, फिर आप कहें कि जी हमारे साथ बैठें बात करें, तो इस वक्त लिटरली जो कुछ हो रहा है, अपोजिशन लीडर जो है हमारे पंजाब के, उनको 10 साल की सज़ा होगी। तो इस वक्त आप देखें कि बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कितने आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट नहीं है इस वक्त मुल्क में, तो इसलिए चाहे वो नेशनल डिज़ास्टर हो, कोई क्लाइमेट हो चेंज हो, या जो इस वक्त फ्लड्स आ रहे हैं, या कोई अर्थक्वेक या XYZ, जिस तरह का भी प्रॉब्लम इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से फेस करने पड़ते हैं या एनवायरनमेंट की वजह से फेस करने पड़ते हैं, उन तमाम चैलेंजेस से आप सिर्फ उस वक्त निपट सकते हैं जब आपने अपना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ठीक रखा हो, तो फिर आपकी गवर्नेंस बेटर होती है। एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। देखिए, रिसेंटली मैंने आपसे कहा ना, जो स्वात का वाक़या हुआ तो उस पर कितना ज़्यादा उसके लेदे हुई, लेकिन फ़ौरन जब पिंडी में जब हुआ तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जी अगर हमारी किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उन्होंने अपने इदारों को कहा कि अगर पंजाब को ज़रूरत हो तो आप फ़ौरन पहुँच जाए। उसका कितना मजाक उड़ाया गया।
तो हम तो देखें, हम तो पीछे नहीं हटे। वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, सीएम ने बाकायदा अपने इदारों से कहा, पीडीए में से कहा कि अगर वहाँ ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ फ़ौरन पहुँच जाए, लेकिन उसका रिस्पांस अच्छा नहीं मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, बिल्कुल ये एक मुल्क है हमारा, हमें एक दूसरे से ताउन करना चाहिए। मुझे जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था और डेंगू का इशू आया था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो मैंने पंजाब के साथ मिलकर काफ़ी काम किया था उसके ऊपर। तो मतलब ये तो कोई बात नहीं है, एक ही मुल्क है, लेकिन चूंकि वो आप ये कह रहे हैं इन तमाम मसाइल से हम तभी निमट सकते हैं जब अकोमोडेट किया जाए पीटीआई को और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनाया जाए, तब ये मसला हल हो सकता है। जी देखें, अगर मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ ना, ठीक है, मैं बस असल में मैं ज़रा इस पर ज़्यादा लंबा कमेंट नहीं करूँगा, मैं कायरा साहब की तरफ जाता हूँ। लेकिन देखिए, असल में ये प्रॉब्लम न्यूयॉर्क भी देख रहा है, ये प्रॉब्लम यूरोप की कंट्रीज़ भी देख रही हैं, हीट वेव्स आ रही हैं जिसकी वजह से स्पेन में लोग, यूरोप में कई कंट्रीज़ में मर रहे हैं। ये प्रॉब्लम जो है वो इस वक्त दुनिया, मैं पिछले साल दुबई में था, दुबई के अंदर जो है वो उसमें ट्रेन स्टेशन में और उसमें पानी आ गया था। सो ये जो एक्स्ट्रॉर्डनरी रेन्स होना, फ्लड्स का आना, हीट वेव का आना, ये इतने सीरियस और बड़े चैलेंजेस हैं कि यकीन करें कि हम अगर इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 पे रैंक कर रहा है जो फॉल्ट लाइन पे या सफ़र करेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, हम अगर बाकायदा 24 करोड़ इकट्ठे भी हो जाए तो भी हम इससे नहीं निपट सके। हमें दुनिया को कन्विंस करना है कि हमें सपोर्ट दें, क्योंकि आपकी की हुई चीज़ों का छेड़छाड़ का नतीजा ये है कि यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ की कि आज ये अंडर प्रिविलेज कंट्रीज़ या वो सफ़र कर रही हैं। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट इशूज़ डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। कायर साहब वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई नेशनल पॉलिसी बनानी है तो आपने एक सियासी माहौल बनाना है। अब अगर मैं ज़रा सेनेट की एग्जांपल सामने रखूं कि क्या ये जो सेनेट इलेक्शन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक लार्जर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो ये क्या अब ये नुक्ता आगाज़ है या आप समझते हैं कि ये इवेंट बेस है और वक्त की ज़रूरत थी, ये टेम्पररी सारा अरेंजमेंट था? ये जो कुछ हुआ है आज केपीके के अंदर, बिलाशुबा ये काम इससे पहले भी होता रहा, पहले कोशिशें होती रही, क्योंकि हमारे यहाँ सेनेट इलेक्शन, बाकी इलेक्शंस के अंदर भी बड़े पैसे चलते रहे हैं, लेकिन सेनेट इलेक्शन के अंदर क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज छोटा हो जाता है, और आपको पता है, आप खुद रिपोर्ट करते रहे हैं, आप खुद उसकी कवरेज करते रहे हैं, बोरियों के थैले खुलते रहे, लोग आते रहे, बोलियाँ लगती रही, क्या क्या होता रहा, सब तमाशे आपने दिखाए हुए हैं। अब वो कौम के जहनों में है। अगर ये काम इससे पहले हो जाता कि आपस में जिस जिस जमात का जितना जितना शेयर बनता है वो ले ले और ये बोलियां ना लगे, तो सियासत जो पहले ही डिके का शिकार थी और जिल्लत का शिकार ना होती। ये हमारी बदकिस्मती है। अब हुआ, अच्छा हुआ। अब इसके ऊपर भी क्या है, इसके ऊपर भी एक प्रेशर है पीटीआई के अंदर से कि जी ये देखे, तो बड़ा गलत काम है, ये तो मुकमका हो गया है। सो इसका मतलब ये है कि मुखालफ के साथ कोई बात नहीं करनी। रही बात कि जी आप हमारे लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एनवायरनमेंट तो कोई नहीं क्रिएट कर क्या करता। यही तो सबक है, तारीख का सबसे बड़ा सबक यह है कि इससे कोई सबक नहीं सीखता। लिहाजा हमें अपनी सियासी जिम्मेदारियां अदा करनी है और उसके लिए बिलाशुबा सियासी जमातों को इकट्ठे बैठना होगा। हमारी जमातें, और ये बात लोगों को समझनी होगी, पब्लिक का और सियासत और मीडिया को इस बात को और तरह प्रोजेक्ट करना है, मुकमुका के रंग में नहीं। मसलन हम कमेटियों में बैठते हैं, हम पार्लियामान के अंदर मुख्तलिफ फोरम्स पे बैठते हैं, हमारे मुकालमे होते हैं, अपोजिशन से होते हैं, और फिर मुश्तरका तौर पे लेजिस्लेशन भी हो जाती है। ये जो कॉपरेशन है वफाकी और सूबाई हुकूमतों का, इसको भी आस्ता आस्ता हमने इस लेवल पे ले आए हैं। तलखी हो गई, और माजी में बिलाशुबा मैं बिल्कुल इस बात की एग्री करता हूँ कि ये किसी एक हुकूमत में नहीं हुआ, लेकिन ग्रेजुअली ये बढ़ता गया है, ये कम नहीं हुआ। ये जो तूफान बदतमीजी है ये कम नहीं हुआ, इसको रोकना है। और इसका तरीकाकार क्या है, कोई तो होगा अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए। आज भी अगर सियासी जमातें इकट्ठी नहीं बैठेंगी, अगर फर्ज करें हम सारे कहते हैं कि हमने सिविल सुप्रीमेसी करनी है, तो सिविल सुप्रीमेसी कैसे होगी? जब तक सियासी जमातें नहीं बैठेंगी उस वक्त तक हम सियासी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। और मेरे भाई हैं शौकत यूसुफजई साहब, माइंड ना करिएगा, आपने फरमाया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो था वो तो बुनियादी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करने का नाम था। एनएफसी हुआ था, और एनएफसी में क्या क्या हुआ था, उससे कौन कौन नाराज हुआ था। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि खान साहब जब हुकूमत में आए थे
तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या रोल अदा किया था, किस तरह तावन लेके वो इक़्तिदार में आए और किस तरह वो इक़्तिदार के अंदर उनके तावन से अपना इक़्तिदार आगे बढ़ाते रहे। ये तानो तशनी का वक्त नहीं है। हम तो बैठे हैं प्रोग्रामों में एक दूसरे को चत करने के लिए नहीं, एक दूसरे को पुष्ट लगाने के लिए, गिराने के लिए नहीं, बल्कि वे फॉरवर्ड के लिए। और वे फॉरवर्ड के लिए बिलाशुबा तहरीक इंसाफ को भी दिल बड़ा करना होगा, हमारी जमातों को भी करना होगा। ये नहीं हुआ था जिस दिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा हो कि जिन लोगों ने मार्शल लॉ लगाने के जो बायस बने हैं, पहले वो कौम से माफ़ी मांगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कहा था, बल्कि उनको साथ लेके MRD बना के आगे बढ़ने का रास्ता पैदा किया था। आपने टॉलरेंस इख्तियार करनी होती है, जमहूरियत में बर्दाश्त है। अगर कोई जमात समझती है कि वो ताकत के जोर पे ये सारा कुछ अकेले कर लेगी तो करके देख ले। हमारा तो सबक ये नहीं है, दुनिया का सबक भी ये नहीं है। अल्टीमेटली पॉलिटिकल फोर्सेस बैठ के ही मसाइल का हल निकालते हैं। ताकत का उसूल तो ये है कि जो ज्यादा ताकतवर होता है वो जीत जाता है, ये तो ताकत का उसूल है। दूसरी बात, जमहूरियत का असूल ये नहीं है जी। ठीक, जमहूरियत का असूल ये है कि आपने बैठ के वे फॉरवर्ड निकालना है, उसमें कुछ ना कुछ कसर खानी पड़ेगी। ये बात दुरुस्त है कि जिसकी गवर्नमेंट जो अपोजिशन में बैठा होता है ना, जो मुश्किल में होता है, वो ये कहता है कि जी कल आपकी बारी थी, आप उस वक्त कर लेते ना, आज मुझे क्यों कह रहे हो, कल आपकी बारी आई तो कर लेना। तो ये नहीं होगा। एटलीस्ट दिस बाग हैव टू स्टार्ट समवेयर। ओके, ये बिल्कुल ठीक है। ताकत में तो ताकतवर, ताकत की जुबान में तो ताकतवर जो ज़्यादा होता है वो जीत जाता है। अब बात ये सर कि हम ये देखते हैं कि अगर कंसेंसस सीटों पे हो सकता है, सेनेट जैसे फार्मूलाज पे हो सकता है, सीट एडजस्टमेंट्स पे हो सकता है, अगर लार्जर कोई मिशन है, कोई आपका एजेंडा है, तो बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि मीडिया को उस पर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि दिस कंट्री इज़ फेसिंग सीरियस चैलेंजेस। उस पर बिल्कुल उसको और तरह से लेना चाहिए। सॉरी टू कट यू, लेकिन ये बताइए कि अभी भी जो हुआ, क्या आप जैसे लोग तो यह है जो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा कॉपरेशन हुआ, लेकिन मेजॉरिटी में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है कि मुकमका हो गया। ये अपनी बंदर बांट करनी हो तो कर लेते हैं, कौम के लिए नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं कौम के लिए? क्या लेजिस्लेशन में अपोजिशन अपना रोल अदा नहीं करती? कुछ चीज़ों पे एग्री करती है, कुछ पे नहीं करती, और मेजॉरिटी वोट लेके पास कर लेती है। तो इसको इस रंग में जहां जेन्युइन क्रिटिसिज्म हो करना चाहिए, लेकिन हुकूमतों के लिए, सियासी जमातों के लिए अपने माजी के इन अजाबों से जो हमारे साथ, हमारे रवैयों और कौमी आदतों की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं, इससे निकलने के लिए हमें मीडिया को सपोर्ट करना चाहिए कि हम आपस में मिल बैठे तो उसे कहा जाए ये जमहूरी रवैया है, जहां गलती हो उसको ऊपर। मैं आपसे एग्री करता हूं, कह रहा था मीडिया को मैच्योरिटी का सबूत देना पड़ेगा। अगर एजेंडा लार्जर है, नेशनल इंटरेस्ट है और क्राइसिस से निकालने के लिए है, तो मीडिया को बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि एक दूसरे की राइवलरी में इतना आगे निकल जाना, एलेज करना, एक दूसरे की ऐसी की तैसी फेरना, लेकिन सीटों पे 5-6 का फार्मूला भी बना लेना। तो अगर 5-6 का फार्मूला बनता है, बुरी बात नहीं। अगर आप 5-6 का फार्मूला ना बनता तो क्या होता? आज डिबेट होती कि मुकमका हो गया, आज डिबेट होती कि करोड़ों की बोलियां लग गई और सियासत और जलील हो रही होती। अच्छा चले कह रहे साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर एजेंडा बड़ा है तो बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। अब हम चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। चौधरी साहब ये बताएं कि ये सेनेट फार्मूला कैसे बना है और इसके पीछे क्या रीजंस हैं, और क्या इसको बुनियाद बनाकर फर्दर कोऑपरेशन किया जा सकता है? क्योंकि मेरा इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरा फोकस यही है कि अगर वाकई जो चीज़ हेल्प करती है कंट्री को आगे बढ़ने में, उसमें पॉलिटिशियंस को साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि सीट्स एडजस्टमेंट में तो साथ हो जाते हैं, लेकिन बड़े एजेंडे पे जो है वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। योर टेक ऑन। मैं बरादरम में जो टॉपिक डिस्कस सही है, मैं उनका एक जवाब देता जाऊँ अगर आप इजाज़त है। जी जी। ये कहते कि हमने एस्टैब्लिशमेंट को तकड़ा किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाकर। अगर एस्टैब्लिशमेंट तगड़ी होती तो हम मिलकर जनरल मुशर्रफ को ना निकाल। अगर एस्टैब्लिशमेंट को तगड़ा करना होता तो हम वान सदर की ताकत वजीर आजम हाउस को ना देते। हमने वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो अफ़ाम व तफ़हीम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर और दूसरी जमातों के साथ मिलकर हमने इस एजेंडे की तकमील की। हमें बड़ी क्रिटिसिज्म थी जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी कि जी इन पर एतमाद करें, इनको गिरा दें, रिजाइन दे दें। तो नवाज शरीफ साहब ने नहीं रिजाइन दिया, पीपल्स पार्टी को उनका 5 साल का टर्नओवर था पूरा करने दिया। फिर इलेक्शन हुए, अवाम ने जो फैसला किया, तो उसके बाद तमाम चीज़ें यकायक 2018 के बाद तब्दील हुई और सियासी पस मंजर तब्दील हो गया।
मेजर असम्बलियों को रन करने लग पड़े। वो फैसले करते थे कि जी किसको खरीदना है, किसको कैसे करना है, क्या करना है। आपने खुद पॉलिटिकल पार्टी को कमजोर किया और 2035 तक का मनसूबा बनाया जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर। तो ये फिर वो चीजें हैं जो तलखी हैं, जो आप रेपिटेशन में जाएंगे तो ये चीजें आईना दिखाती रहेंगी हमें। तो मैं कायरा साहब ने भी सही बात की कि ये पॉलिटिकल पार्टी का इम्तिहान था सेनेट का इलेक्शन केपी में। वही बोलियां लगनी थी कि ये पॉलिटिशियन पिक जाते हैं, पैसों के लिए ये करते हैं। बदनामी सारी पॉलिटिकल पार्टी के इर्द गिर्द घूमनी थी और चंद लोगों के फायदे के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी को आवाम के सामने फिर उसकी तजलील की जाती। तो ये मौका है, देखिए मुश्किलात पॉलिटिकल पार्टी पर आती है। तो चौधरी साहब मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि अगर हम ये कर सकते हैं तो हम लार्जर एजेंडा पे आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? नहीं, वही मैं बात, बेनजीर भुट्टो शहीद हुई, पार्टी ने बड़ा कहा नवाज शरीफ साहब को ना जाए, प्रॉब्लम आ जा सकती है। मियां नवाज शरीफ साहब गए और उनके वो दिल से उनके आंसू भी थे। तो ये एक वो ताल्लुक था बेनजीर के साथ जो उनकी इश्तराकत दी है वो काम करने की नोयत में, तो एक दूसरे को जानने का मौका मिला। तो ये फिर उस चीज को लेकर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बड़ा पंथ खाया और अपने लोगों को ये नहीं कहा कि जला दो कोर कमांडों के घरों पर जला। ये कहने पॉलिटिकल पार्टी से हमने तो नहीं, जब कायरा साहब ने, जब मैंने, आपने तो नहीं कहा था कि 9 मई का वाकया करें, आप कोर कमांडो के घर चला दें। एहसान न्याजी साहब वो पतलून को ऊपर उठा के कहते हैं जी कि जर्नैल का नाप भी इतना होता है। ये चीजें हमने नहीं की। तो ये चीजें तलखी शौकत यूसुफ जही सब गलतियां हो जाती हैं। जब गलतियां होती हैं तो उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो उसका खमियाजा फिर बाकी जमातों को भी भुगतना पड़ता है जो एक पॉलिटिकल पार्टी गलती करती है। अच्छा, मुझे चौधरी साहब जरा अगर क्विकली बताएं, 5 अगस्त को इन्होंने जलसा करने की मीनार पाकिस्तान पे इजाजत दी है, आपके ख्याल में इन्हें इजाजत मिलनी चाहिए या इजाजत मिल रही है या नहीं? पॉलिटिकल पार्टी का राइट बनता है वो जलसा जुलूस करें। देखिए मादी की तरह नहीं कि आप वहाँ पे धरने दे दें, आप बैकआउट कर दें अपने मामला से। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर बिल्कुल जलसों के, अगर ये जलसा करना चाहते हैं तो पीसफुली इनको बिल्कुल जलसे का राइट है, इनको करने देनी चाहिए। कोई ऐसा अवाम नहीं, लेकिन उसकी आड़ में कोई इंतशार फैलाए उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट बनता है वो जलसे करे, प्रोटेस्ट करे। हमें तो उसको फैसिलिटेट करना चाहिए और करेंगे भी, लेकिन उसको अगर इंतशार का रंग देंगे तो उसको फिर माजूद के साथ टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो ये तो फिर इनको सोचना चाहिए, जलसा करना करें। ये फिर कहते हैं ना आप इनके बंदूकें ले आएंगे, प्लान ले आएंगे, ये चीजें फिर प्रवोक करती हैं। तो इन चीजों से इनको भी सोचना चाहिए मिल बैठ कर कि मुल्क इन हालात से गुजर रहा है। जलसा जरूर इनका पॉलिटिकल इनका हक भी बनता है, बिल्कुल जलसा करें, 100 बिस्मिल्लाह करें, लेकिन जलसे की आड़ में इंतशार फैलाएंगे उसकी इजाजत नहीं होगी। राइट, यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। शौकत यूसुफजई साहब, देखिए अब ये तो हुआ ना बहरहाल कि रास्ता निकाल लिया आपके सीएम ने और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो 5-6 फार्मूले को एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या आपकी पार्टी में इसकी एक्सेप्टेंस अब आ गई है कि हाँ सियासी मसलाइल का रास्ता सियासी गुफ्तगू और सियासी हल ही है, इसके लिए आपको ट्रैक 2 नहीं ले सकते? और अगर आप लोग ये कर सकते हैं तो आप आगे इससे आगे बढ़कर खुद अपनी पार्टी का क्राइसिस ख़त्म करने के लिए और मुल्क का क्राइसिस ख़त्म करने के लिए क्यों आगे नहीं बढ़ सकते? ये जो है वो ज़रा इसकी वजाहत कीजिएगा। और ये जो पीटीआई सेनेट मुफाहमत के बाद क्या हुकूमत से कोई आप लोगों के फर्दर सीबीएम्स भी हो रहे हैं, आगे चीज़ें कुछ बेहतर हो रही हैं? नहीं आदिल भाई, देखें ये तो वहाँ पे जो लोकल जमातें थी उसमें अपोजिशन की जमातें भी थी जो हुकूमत में नहीं है, उन सब के साथ मिलकर ये फार्मूला तय हुआ था और सिर्फ इस करप्शन को रोकने के लिए किया था। लेकिन एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन आप देखें कि हमारे जो हालात है वो इस तहज पे पहुँच गए हैं कि हमारे वर्कर कितना प्रेशराइज कर रहे हैं। वो कहते हैं एक तरफ जुल्म हो रहा है हमारे लीडर के साथ, हमारे और बाकी लीडरों के साथ, वर्करों के साथ पंजाब में।
वो इस चीज़ को देख के फिर देश में आते हैं, फिर प्रेशराइज करते हैं अपने लीडर को भी। बहरहाल मैंने जो एनवायरनमेंट की बात की ना कि एनवायरनमेंट से पहले जरा मुझे बताइएगा, आपने कल सुना है कहीं पर ये कहा है कि अगर मिर्जा आफरीदी साहब को ले लिया गया है तो फवाद चौधरी और असद उमर साहब इन दोनों को भी ले लेना चाहिए। इज इट करेक्ट? कहा है आपने? जी मैंने बिल्कुल कहा है, सिर्फ इन दो के बारे में नहीं कहा, वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलाई, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलाई, सिर्फ उनको प्रेशर के तहत उनको पार्टी छोड़ने पड़ी। ओके तो मैंने कहा बिल्कुल कि उनको आना चाहिए, और लेकिन इसकी इजाज़त तो ज़ाहिर पार्टी देगी। मेरे तो अपनी तजवीज़ दी है, और ज़ाहिर है मैं इतना बड़ा बंदा नहीं हूँ, एक छोटा सा वर्कर हूँ, लेकिन सियासी तौर पे मैं समझता हूँ कि देखें जिन लोगों ने भी पार्टियां छोड़ी है। तो सर अगर आप ये कह रहे हैं कि पैसों की बंदरबाट रोकने के लिए ये काम किया है चीफ मिनिस्टर ने कि 6-5 वाला फॉर्मूला एक्सेप्ट किया, अपनी हुकूमत भी बचा ली इस तरह और ऑपोजिशन को भी राजी कर लिया, तो क्यों मजीद इश्यूज पर चार्टर नहीं हो सकता? क्विकली अगर कीजिएगा फिर मैं ना भाईजान। देखिए चार्टर तो तभी होगा ना जब आप बताएं कि जी आप सियासी लोग हैं और आपके साथ सियासी तौर पर निपटा जा रहा है। यहाँ तो इंतखामी कार्रवाइयाँ हो रही है ना। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे, देखें ये कितनी अजीब सी बात है, हमारे दौर में क्या धरने नहीं हुए? कौन सा लॉन्ग मार्च हमने रोका था हमारे खिलाफ? देखें ना, PMLN लाहौर से लॉन्ग मार्च कर रही थी, पीपल्स पार्टी ट्रेन मार्च कर रही थी, JUI वाले ने धरना दिया। सर 9 मई आपके जोड़ों में बैठ गया ना? नहीं मेरी बात सुने ना, वो फिर अगेन वो बात आती है ना, आप तो सियासी हुकूमत की बात कर रहे हैं ना। अगर हुकूमत सियासी है तो हमने तो किसी को नहीं रोका था। तो आज अगर हम कहते हैं कि मीरार पाकिस्तान में जलसा करना है या कहीं भी करना है, तो ये आगे से कहते हैं हाँ करें, लेकिन आपका हक है, लेकिन आप इंतशार नहीं करेंगे। देखिए इंतशार कब किया है? अगर हमने इंतशार करना था तो हम 26 नवंबर को इस्लामाबाद की जगह अडयाला जेल क्यों ना जाते? नहीं, लेकिन आपके CM ने कहा था कि अब हम अगली दफा बंदूकों के साथ आएंगे। नहीं देखें, ये पॉलिटिकल बातें होती हैं। जब आप किसी को दीवार से लगाएंगे ना तो वो फिर उस तरह वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन मैं सियासी तौर पे बात कर रहा हूँ। अगर सियासी माहौल बनाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट बना सकती है, इन्वायरमेंट दे सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी देखें ना, आपने इस्लामाबाद में पहले जलसे की इजाज़त दी, फिर आपने कहा नहीं, सॉरी लाहौर में जलसे की इजाज़त दी, फिर आपने जगह चेंज की, फिर उसके बाद भी आपने रास्ते रोके। इसी तरह इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दी वो संजरानी के पास, फिर उसके बाद आपने फिर रास्ते रोके। पॉइंट है कि तो आप कह रहे हैं भाई, आप एंड वही ले जा रहे हैं कि जब तक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनेगा। आपके ओपोनेंट्स कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो वायलेंस कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, इसलिए स्पेस नहीं दे सकते। मैं जरा कायरा साहब, क्योंकि हम सबसे जरा सीनियर भी हैं, कायरा साहब से जरा पार्टी बालादस्ती से हटके। कायरा साहब वैसे क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ मुझे ये बताएं कि क्या हमारे पास इस भंवर से निकलने का कोई रास्ता है या मजीद डिटेरियोरेट होंगे हम? देखिए, हमें कुछ सबक वो होते हैं जो आप अपने तजर्बे से और अपने इल्म से सीखते हैं, और कुछ वो होते हैं जो दीगर अक़वाम से आप सीख सकते हैं। ये सबक जमहूरी अक़वाम से सीखने की भी ज़रूरत है और अपने आप से भी सीखने की ज़रूरत है। जब हम इकट्ठे होंगे, इकट्ठे बैठ के रास्ते निकालेंगे, इख्तलाफ होंगे, हमारी अभी लड़ाइयाँ रहेंगी, हमारे रवैये कौमों के एकदम तब्दील नहीं हो जाते। ये आप चाहें कि आज के एक प्रोग्राम में बैठ के किसी एक कानून साजी के ज़रिए या किसी एक हुकूमत के अंदर सारी कौम के रवैये, सारे सियासी जमातों के रवैये बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक बात। हमें ग्रेजुअली आगे बढ़ने का रास्ता पैदा करना होगा। जिसको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको जितनी समझ है, वो उतना जिम्मेदाराना रवैया करे। और मीडिया के भी जो संजीदा लोग हैं वो सेठों के दबाव में नहीं, बल्कि वो इस बात के ऊपर आए कि जो पॉजिटिव चीज़ है। देखिए ना, एक चीज़ अभी मेरे भाई ने भी कहा, शौकत साहब ने, कि जी वो उन्होंने अगर कहा, कोई गाली गलौज की या कोई कहा कि हम बंदूकें लेके आएंगे और चढ़ाई करेंगे तो सियासी बात थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सियासी बात नहीं थी। सियासत इबादत है, सियासत मसाइल का हल है, सियासत शाइस्तगी है। जो कुछ हम कर रहे हैं ये तो बदतमीजी है, मैं कर रहा हूँ या कोई और कर रहा है, ये तो सियासत को गाली दे रहा है। हम तो गाली को सियासत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हाँ, जलसा करना है, इनका हक है, लेकिन एक तो बात तय करनी होगी ना कि हमें असम्बलियों के अंदर या असम्बलियों के बाहर एहतजाज का अब कोई तरीका कार तय करना होगा। मेरी आज़ादी, बिल्कुल मुझे आज़ादी है, लेकिन मेरी आज़ादी आपकी आज़ादी को हर्ट किए बगैर है। जहां आपकी आज़ादी हर्ट होती है, मेरी आज़ादी ख़त्म हो जाती है वहां पे। यही काम हमें करने के लिए पीपल्स पार्टी को भी, मैं पहले पीपल्स पार्टी को कहूँगा, मुस्लिम लीग को भी, PTI को भी, बाकी जमातों को भी ये देखना होगा। आज अगर ये इजाज़त मांग रहे हैं कि हमें
मीनार पाकिस्तान पे इजाज़त दें, और इंतज़ामिया कहती है कि हम इजाज़त नहीं दे सकते, मीनार पाकिस्तान पे माहौल ख़राब हो जाता है, ग्राउंड ख़राब हो जाता है, फलां फलां, तो फिर तय कर लें कि अंदर कोई जमात वहाँ जलसा नहीं करेगी, मुस्लिम लीग भी नहीं करेगी, तब जाके किसी और जगह का रख लें। लेकिन चौधरी आबिद शेर अली साहब ने अपने रिवायती अंदाज से हटके इन्होंने भी आज यही तजवीज़ दी है, वो यही कह रहे हैं कि हमें रूल्स ऑफ द गेम बदलने होंगे। तो आप भी इसी तरफ इशारा दे रहे हैं कि रूल्स ऑफ द गेम बदलें। अब अगर एक को अलाउड नहीं है तो किसी को भी नहीं अलाउड होना चाहिए, और वरना कोई और पार्टी कोई और रीज़न ढूंढ लेगी। और एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू सो मच कमर ज़मान कायरा साहब, शौकत यूसुफ चौधरी, आबिद शेर अली साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मसला यही है, हमने सेनेट में देखा कि सेनेट में रास्ता निकाल लिया गया क्योंकि कुछ लोगों को अकोमोडेट करना था, हर पार्टी को अपने अपने लोगों को अकोमोडेट करना था। लेकिन जब लार्जर इंटरेस्ट कंट्री का जहाँ लाई करता है, अगर उसकी बारी आती है तो हमें ये दिखता है कि अपनी आइडियोलॉजीज़ को सामने रख लेते हैं, लेकिन इलेक्शंस के लिए नहीं। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर इस मुल्क को आगे लेके बढ़ना है तो कुछ रूल्स ऑफ द गेम में बनाने पड़ेंगे, और एक और कोई अकॉर्ड करना पड़ेगा जिसके तहत आगे बढ़ सके, ताकि ये मुल्क आगे बढ़े। अदरवाइज़ फिर आपको इसी किस्म के एपिसोड्स दिखते रहेंगे। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।